प्रिय बच्चों, आज हर घर पाठशाला में मैं आपका दोस्त शंकर देव शर्मा, प्रवक्ता हिंदी, आज आपके सामने अंतरा भाग 2 काव्यखंड पाठ 1 का दूसरा भाग जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कविता कार्नेलिया का गीत लेकर प्रस्तुत हूँ। ये हमारी इस पाठ की दूसरी कविता है। कार्नेलिया का गीत। बच्चों, मैं आपको बता दूं, जब हम अपने पाठ्यक्रम में इसकी पेपर में हम व्याख्या के लिए हमारे को प्रश्न आता है, तो उसमें हमें प्रसंग, व्याख्या, विशेष 3 चीजें लिखनी होती है और पाठ में से हमें प्रश्न भी आते हैं, हमें काव्य सौंदर्य भी आता है जिसमें भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य 2 इसमें मतलब रहते हैं। तो मैं आपको इस कार्नेलिया के गीत के विषय में सबसे पहले बताऊंगा। ये हमारा प्रसंग भी रहेगा। पूरी कविता के लिए हमारा एक ही प्रसंग है। जैसा कि हम जानते भी है कि हमारे को परीक्षा में पूरी कविता ना मतलब आकर कुछ पंक्तियां ही व्याख्या के लिए आती है, सप्रसंग व्याख्या के लिए आती है। लेकिन उसमें ये जो प्रसंग है हर उन पंक्तियों के लिए जो है वो लागू रहेगा, ये रहता है हमारा। तो प्रसंग है इसमें कार्नेलिया के गीत का जो प्रसंग है, हम लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता कार्नेलिया का गीत से ली गई है। ये कविता उनके प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त से उद्धृत है। कार्नेलिया, जो कि सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री थी। सिकंदर, बच्चों सुना भी होगा आपने, यूनान का शासक था जो विश्व विजय के लिए निकला था और वो आकर अंत में भारत आकर पहुंचा था। तो युद्ध में हारने के बाद जब सम्राट चंद्रगुप्त से सेल्यूकस जो है वो हार जाता है, क्योंकि ये कार्नेलिया जो है सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री थी। जब युद्ध में सेल्यूकस जो है हार जाता है, तो फिर वो चंद्रगुप्त से मित्रता कर लेता है और अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह जो है चंद्रगुप्त से कर देता है। विवाह के पश्चात चंद्रगुप्त की जो पुत्री कार्नेलिया जो है वो भारत आती है। तो यहाँ आकर वो यहाँ का मनमोहक दृश्य, जब सिंधु नदी के किनारे ग्रीक शिविर के पास एक पेड़ के नीचे बैठी हुई है, सुबह का समय है, और वहां पर आकर वो जब भारत की छटा को उदय होते सूर्य की किरणें जब धरती पर पड़ती है, वो मनोरम दृश्य जब वो देखती है तो मंत्रमुग्ध हो जाती है। उस मनोहारी दृश्य पे जो है वो अपने आप को खो बैठती है और अपने इस भारत देश को, इसकी विशेषता के कारण भारत को मेरा प्यारा भारत कहकर पुकारती है। तो वह सिंधु नदी के मनोहर तट पर उसकी आंखों के सामने एक नया जो चित्र है वो प्रस्तुत होता है। इस वातावरण का जो मनमोहक दृश्य है वो धीरे धीरे उसके हृदय को जो है छूने लगता है और वो कहती है, वो सोचती है कि मैं बड़ी लंबी यात्रा करने के बाद जहां मुझे पहुंचना चाहिए था, मैं आज यहाँ पहुंच गई। तो इस प्रकार वो भारत की अनुपम सौंदर्य का व्याख्यान करती हुई वो कविता के रूप में जो है गीत गाने लगती है। गीत क्या गाती है? अरुण या मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलया समीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। तो बच्चों, ये पंक्तियां हैं। इसका पहले हम थोड़ा सा जो कठिन शब्द है उनका अर्थ देखेंगे।
अरुण लाल उत्साह, मधुर मिठास, तामरस कमल, कमल की शिखा, कमल की नाल, तरुशिखा वृक्ष और उस पर खिली पत्तियां, सुरधनु इंद्रधनुष के समान, समीर पवन हवा वायु, खग पक्षी। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे बच्चों। अरुण या मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरसताम रस गर्भ विवाह पर नाच रही तरशिखा मनोहर, चिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, समझ नीर निज प्यारा। बच्चों, कार्नेलिया कहती है कि ये हमारा प्यारा भारत देश अत्यंत उत्साह से भरा हुआ है। जब इस धरती पर सुबह के समय, भोर के समय सूर्य की किरणें पड़ती है, तब ये और भी सुंदर मनोहारी लगने लगता है। इस देश में सूर्य का यह दृश्य अत्यंत मनमोहक है। यहाँ पहुंचकर अनजान क्षितिज क्या होता है बच्चों? जहां हमें धरती और आकाश आपस में मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसको हम क्षितिज कहते हैं। तो क्षितिज को भी एक सहारा में, जैसे क्षितिज यानी कि आसमान को पृथ्वी पर सहारा प्राप्त होता है, वैसे ही बाहर से अपरिचित व्यक्ति, जब भारत दूर देश से कोई व्यक्ति भारत में आता है, तो उसे यहाँ पर अपनापन लगता है और यहाँ उसे सहारा प्राप्त होता है। और सूर्य के प्रकाश में, जब सूर्य की सुबह की किरणें पड़ती है, उसमें कमल की नाल पर या पेड़ों की कोमल पत्तियों पर पड़ती है, तो ऐसा लगता है मानो सूर्य की किरणें कमल के पत्तों पर और तरु शिखा पर नृत्य कर रही हो, नाच कर रही हो। इस पावन धरती पर हर जगह हरियाली ही हरियाली है। फैली हरियाली पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है, तो मानो ऐसा लगता है जैसे हरियाली पर मंगल कुमकुम किसी ने बिखेर दिया हो, धरती पर कुमकुम बिछा दिया हो। प्रातःकालीन समय में मलया पर्वत, हमारे दक्षिण भारत में एक मलया पर्वत है बच्चों, जहाँ चंदन के बड़े बड़े वृक्ष होते हैं और वहाँ सुगंधित वायु जो है हर समय जो है वो फैलती रहती है। तो प्रातःकालीन मलया पर्वत की सुगंधित शीतल पवन वायु का सहारा लेते हुए इंद्रधनुष के समान रंग बिरंगे सुंदर सुंदर छोटे छोटे पंखों वाले पक्षी अपने पंखों को फैलाकर जो है अपना मुंह हमारे भारत की ओर, यहाँ की ओर किए हुए, यहाँ को उड़े हुए चले आते हैं और ये सोचते हैं कि यहाँ पर आकर ये हम यहाँ पर अपना घोंसला बनाना जो है वो पसंद करते हैं, यहाँ पर रहना पसंद करते हैं, अपने बच्चों को जन्म देना यहाँ पर पसंद करते हैं। इसी प्रकार विभिन्न संस्कृतियों के लोग इस देश में आकर रहना पसंद करते हैं। यहाँ आकर उन्हें शांति प्राप्त होती है और यहाँ के लोग उन्हें अपना बना लेते हैं। यह भारत के लोगों की भी एक महानता है। बच्चों, अब अगला जो है इसमें आता है शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य में इसमें प्रसाद जी, इसमें लिखेंगे हम पॉइंट बाजी में हम लिख सकते हैं, इसमें 1 2 3 करके। प्रसाद जी ने इस गीत के माध्यम से भारत की गौरव गाथा एवं प्राकृतिक सौंदर्य का मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया है। छायावाद के आधार स्तंभ प्रसाद की उक्ति कृति में छायावादी शिल्प शैली दृष्टिगोचर होती है। तीसरा है तत्सम प्रधान शब्दावली में खड़ी बोली की साहित्यिकता का निर्धारण उक्त गीत में हुआ है। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा में रूपक अलंकार है बच्चों, यानी कि मंगल कुमकुम, यानी कि कुमकुम को जो है मंगल रूप में माना है, तो यहाँ पर रूप का अलंकार है। लघु सुरधनु से पंख पसारे, लघु सुरधनु यानी कि इंद्रधनुष के समान पंख, तो यहाँ पर उपमा अलंकार की छटा है। समीर सहारे बादल बनते जब जगकर निज नीड़ में, अनुप्रास अलंकार की छटा है बच्चों। अगली पंक्तियां हैं, बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा है, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा, हे कुंभले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर उगते रहते जब जगकर रजनी भर तारा।
यहाँ पर अर्थ देखेंगे, शब्दों के अर्थ में करुणा, करुणा होता है दया, अनंत, विशाल, उषा, प्रभात यानी कि सुबह का समय जब सूर्य सूर्य उदय होता है, कुंभ, घड़ा, मदिर, मदिर होता है मस्ती पैदा करने वाला यानी कि मस्त, रजनी, रात। तो इसकी प्रसंग बच्चों इन पंक्तियों का भी वही रहेगा जो सबसे पहले हमने यहाँ पर किया है। अब व्याख्या में आएंगे इसकी, इन पंक्तियों की व्याख्या। इन पंक्तियों में कार्नेलिया कहती है कि जिस प्रकार बादल गर्मी से तपते मुरझाए वृक्षों को वर्षा प्रदान कर उन्हें नया जीवन प्रदान करते हैं, उसी प्रकार भारतवासी भी करुणामय है। उनके अंदर भले ही कितने ही दुख क्यों ना हो, लेकिन वो बाहर से आए हुए लोगों का दुख सुनकर उनको सुलझाने का प्रयास करते हैं, उन्हें सहारा देने का प्रयास करते हैं और आशा की किरण उन्हें दिखाते हैं और उन्हें अपना लेते हैं। यहाँ विशाल समुद्र की थकी हारी, यहाँ पर हमारा भारत देश इतना विशाल है, इसकी माटी इतनी विशाल है, इसकी धरती इतनी पवित्र है कि विशाल समुद्र की जो लहरें हैं, वो लहरें भी आकर जब भारत की हमारी भूमि की तट से टकराती है तो यहाँ पर आकर शांत हो जाती है। कार्नेलिया कहती है कि मानो उषा रूपी पनिहारिन, यानी पनिहारिन होता है पानी भरने वाली, घड़ा घड़ा लेकर जो पानी लाने जाती है, पनिहारन स्वर्ण रूपी कलश में सुख समृद्धि रूपी जल भरकर लाती है और भारत भूमि पर लुढ़का देती है यानी कि छिड़का देती है। अर्थात प्रातः काल में भारतवासी सुख समृद्धि से भरपूर दिखाई पड़ते हैं और रात भर जागने के बाद तारे भी अब मदिर यानी कि मदिर खुमारी में मस्त, मतलब ऐसा लगता है मस्त हो गए हो, किसी नशे में चूर हो, तब ऐसा लगता है कि अब वो जो है सोने की अवस्था में है यानी कि छिपने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब उजाला होने वाला होता है। शिल्प सौंदर्य बच्चों इन पंक्तियों का, कवि ने इन पंक्तियों में भारतीय संस्कृति में करुणा की महत्ता और बेसहारों को सहारा देने की भावना का गौरवपूर्ण चित्रण प्रस्तुत किया है। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल में, करुणा रूपी जल रूपक अलंकार है बच्चों। हे कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर उगते रहते जब जग कर रजनी भर तारा में भी रूपक अलंकार एवं मानवीकरण अलंकार और साथ में बिंब निर्माण का भी अनुपम सौंदर्य इसमें प्रस्तुत हुआ है। बिंब क्या होता है बच्चों? जब हम किसी भी पंक्तियों को, पंक्तियां कविता को पढ़ते हैं तो हमारे मन में हमारे एक चित्र जो है वो बन जाता है। चित्र मतलब हमारे को नजर आता है, अंतर मन में हमारे चित्र बन जाता है, वो चित्र जो है बिंब कहलाता है। किसी भी शब्दों में, जैसे कि तारों का वर्णन, तारे सो रहे हैं, ऊँघ रहे हैं, नशे की अवस्था में है और सुबह सूर्य की किरणें धरती के ऊपर पड़ रही है, तो ये प्रकृति से संबंधित जितना भी यहाँ पर ये जो है बिंब प्रस्तुत और मानवीकरण अलंकार भी यहाँ पर मतलब प्रस्तुत है। बादल बनते जब जगकर में अनुप्रास अलंकार की छटा है और पंक्तियों में बिंब विधान, जैसे पहले भी मैंने बात की, प्रस्तुत हुआ है। तो बच्चों ये हमारे इन पंक्तियों की व्याख्या थी इस पाठ में, जो कविता पूरी थी कार्नेलिया का गीत। अब थोड़ा हम इन प्रश्नों के ऊपर भी हम नजर दौड़ाएंगे। पहला प्रश्न, कार्नेलिया का गीत कविता में प्रसाद ने भारत की किन किन विशेषताओं का वर्णन किया है, किन संकेत किया है? तो प्रसाद जी ने कार्नेलिया का गीत कविता में इन विशेषताओं का वर्णन किया है। सूर्य की लालिमा जब पेड़ों और वृक्षों की चोटियों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो वह नृत्य कर रही हो, नाच रही हो। सारी हरियाली पर सूर्य की किरणों का प्रकाश जब पड़ता है, जब चारों ओर हरियाली है, हरियाली के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती है, तो मानो ऐसा लगता है जैसे किसी ने कुमकुम बिखेर दिया हो। यह वही देश है जिस ओर पक्षी भी अपने रंग बिरंगे पंखों को फैलाकर उड़े चले आते हैं और सोचते हैं यहीं पर अपना घोंसला बनाएं, क्योंकि यहीं वो अपना घर समझते हैं और अपने बच्चों को जन्म देना चाहते हैं। यहाँ के निवासियों के हृदय में करुणा का भाव रहता है। अपने दुखों को भूलकर बाहर से आए हुए लोगों को वो अपनाते हैं, उनकी मदद करते हैं, उन्हें सहारा देते हैं।
इस देश की इतनी विशालता है कि सागर की लहरें भी इसके तट से टकराकर आराम पाती है। बच्चों, ये हमारे भारतवर्ष की विशेषता है। दूसरा प्रश्न है, उड़ते खग और बरसाती आंखों के बादल में क्या विशेष अर्थ व्यंजित होता है? उड़ते खग में कवि कहना चाहता है कि पक्षी भी अपने रंग बिरंगे पंखों को फैलाकर भारतवर्ष की ओर उड़ते हुए चले आते हैं, अपना घोंसला यहाँ बनाना चाहते हैं और अपने बच्चों को यहाँ पर जन्म देना चाहते हैं। इसका अभिप्राय ये भी है कि भारतवर्ष में बाहर के लोग, अनजान लोग भी यहाँ पर आकर रहना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ सहारा प्राप्त होता है, उन्हें शांति प्राप्त होती है। बरसाती आंखों से कवि का मानना है कि हमारे भारत के लोगों के अंदर करुणा का भाव रहता है, दया का भाव रहता है। वह किसी के दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं, उनके आंखों से आंसू निकल आते हैं और वे उन जो बाहर से कोई दुखी लोग आते हैं, उनको वो सहारा देते हैं, उनका दुख दूर करने की वो कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं और उन्हें आशा की किरण भी दिखाते हैं। बच्चों, एक ये प्रश्न पेपर में आता है, परीक्षा में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और अमूमन ये आता भी है। प्रश्न नंबर है हमारा, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पंक्तियां 2 हैं बच्चों। हे कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर उगते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। बच्चों, इसमें काव्य सौंदर्य में 2 हमारे वो होते हैं, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। तो भाव सौंदर्य जो है वो व्याख्या से मिलता जुलता होता है, लेकिन इसमें हमने उस व्याख्या का सारांश जो है प्रस्तुत करना होता है। शिल्प सौंदर्य में हमने उसमें अलंकार क्या है, उसमें रस कौन सा है, उसकी शैली क्या है, उसकी भाषा क्या है, ऐसा हम प्रस्तुत करते हैं। तो भाव सौंदर्य देखेंगे। कवि कहता है, मानो उषा रूपी पनिहारन स्वर्ण रूपी कलश लेकर और उसमें समृद्धि रूपी जल भरकर भारत की भूमि पर लुढ़का देती है। अर्थात प्रातः काल में भारतवासी सुख समृद्धि से भरपूर दिखाई देते हैं। रात भर जागने के बाद तारे भी नींद की खुमारी में मस्त हो जाते हैं और वो छिपने की तैयारी करते हैं, यानी कि सोने की तैयारी में होते हैं, क्योंकि यह भोर होने वाली होती है, सुबह होने वाली होती है। कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य का बड़ा ही मनोहारी सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया है। शिल्प सौंदर्य में हम लिखेंगे, कवि द्वारा तारों का और उषा का मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण देखो बेटा, तारों प्रकृति से संबंधित है, उषा प्रभात सुबह होने वाली है, प्रकृति नेचर से ही है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। जब जगकर में अनुप्रास अलंकार की छटा है। हे कुंभ में रूपक अलंकार विद्यमान है। और बच्चों, तत्सम प्रधान शब्दावली, तत्सम क्या होता है? तत्सम होता है संस्कृत से उठाए हुए शब्दों को हिंदी भाषा में प्रयोग करना है। मतलब जैसे संस्कृत के हैं वैसे संस्कृत के शब्दों का प्रयोग जो है हिंदी भाषा में किया जाता है, तो वहां पर तत्सम शब्दावली होती है। तत्सम शब्दावली हम खड़ी बोली का जो है पंक्तियों में सुंदर प्रयोग जो है कवि द्वारा किया गया है। संगीतात्मकता और प्रतीकात्मकता का बोध भी है। चौथा प्रश्न है बच्चों, जहां 5 अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। पहले भी इसका जिक्र हम कर चुके हैं। इस पंक्ति में कवि कहना चाहता है कि ये हमारा भारत देश अत्यंत उत्साह से भरा हुआ है। जब इस पर सूर्य की किरणों का प्रकाश पड़ता है, तब ये और भी सुंदर लगने लगता है। इस देश में सूर्य का यह दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। यहाँ पहुंचकर अनजान लोगों को भी सहारा मिल जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में अपरिचित लोगों को, यानी दूर देश से आए लोगों को भी अपनापन लगता है, उन्हें यहाँ पर सहारा प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, पांचवा और अंतिम प्रश्न है, कविता में व्यक्त प्रकृति चित्रों को अपने शब्दों में लिखिए। कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य का बड़ा ही सुंदर वर्णन अपनी कविता में किया है। कवि कहता है, यह देश मधुरता से, मिठास से भरा हुआ है। यहाँ के निवासियों के मन में प्रेम भरा हुआ है और अत्यंत उत्साहित यहाँ के लोग हैं, निवासी हैं। अतः सूर्य की किरणें जब इस देश पर पड़ती है तो ये देश और भी सुंदर मनोहर लगने लगता है। पत्तियां मंद मंद हिलती हुई नजर आती है, लगता है मानो धूप में वो नाच कर रही हो, नृत्य कर रही हो। चारों ओर
हरियाली छाई हुई है और उस पर धूप की सूर्य की किरणें जब पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो चारों ओर किसी ने कुमकुम बिखेर दिया हो, लाली ही छा गई हो। तो बच्चों ये हमारी आज की कविता का था और अब